मेरी देवरानी घर आई हो राम जी, आई है शुभ घड़ी, आज बनी मैं बड़ी, कल तक घर की बहू थी अब हूँ जेठानी। ये क्या गजब नजारा है। अपने लंबे बालों वाली देवरानी को देखकर तो उसकी दोनों गंजी जेठानियों को जल भुन कर राख हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो वो इस तरह खुशी से नाच रही हैं। आखिर इतनी खुशी के पीछे का कारण क्या है, जानने के लिए आइए चलते हैं कहानी में कुछ समय पीछे। रमा की पहली दोनों बहुएं व्यवहार और संस्कार की बहुत भली थी, लेकिन दोनों ही गंजी थीं, जिसके कारण घर में कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था। सुनिए जी, मैंने आपका रुमाल और वॉलेट बेड पर रख दिया है। ठीक है ना, बार बार अपना ये गंजा सिर लेकर आना जरूरी है तुम्हारा? ये सपाट सिर देखकर ही मूड खराब हो जाता है। रोहित गुस्से में अपना सामान लेकर निकल जाता है तो वहीं बाहर खाने की टेबल पर शिल्पी सभी को खाना परोस रही होती है। माँ जी, ये चाय देवर जी की है, आपकी बिना चीनी की चाय ये रही। अरे ओ गंजी बाल के साथ साथ क्या दिमाग भी साफ हो गया तेरा? 10 बार तुझे कहा है कि मेरी चाय अलग रखा कर, पर नहीं, सुनाई कहाँ देता है तुझे? माँ जी अलग ही रखी, वो तो बस। तुम फिर माँ से जुबान लड़ा रही हो, और समय देखा है तुमने? मुझे देर हो रही है, मेरा लंच कहाँ है? ये लीजिए, मैंने पहले ही पैक कर दिया था, सब कुछ गरम गरम है। आज आपका मनपसंद पालक पनीर बनाया है मैंने। ठीक है, और इस गंजे सिर पर ना पल्लू रख लो, क्या पता पल्लू रखने से थोड़ी अच्छी भी लगने लगो। उसकी बात सुनकर जहाँ परिवार में सभी हंसने लगते हैं तो वहीं शिल्पी उदास होकर रसोई में लौट आती है। सुरभि और शिल्पी जब से गंजी हुई थी तब से घर में उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता था और ना ही दोनों का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका छोड़ता था, जबकि इन सब बातों को सहते हुए दोनों ही अपने ससुराल वालों पर अपनी जान छिड़का करती थी, हमेशा उनकी जरूरत का ख्याल रखती थी। एक रोज रमा कुछ लड़कियों की फोटो देख रही होती है। माँ देखो ना, ये लड़की बहुत सुंदर है। अरे सुंदर तो तेरी ये दोनों भाभियां भी थीं, लेकिन देख अब कैसे सफाचट सिर लेकर घूमती हैं। भाग्यवान इन दोनों को छोड़ो और अपनी तीसरी बहू की खोज पर ज्यादा ध्यान दो। हाँ, इसीलिए तो ये सारी तस्वीरें लेकर बैठी हूँ। आकाश बेटा, तुझे कोई पसंद है तो तू बता दे। माँ, ऐसा कुछ होता तो मैं पहले ही बता देता, और वैसे भी आप जिसको पसंद करेंगी ना, मुझे बस उससे एक बार बात करनी है, फिर मैं अपनी पसंद बता दूंगा। चिंता मत कर, ऐसी अनोखी बहू लेकर आऊंगी मैं कि पूरा मोहल्ला चौंक जाएगा उसे देखकर। उनकी बातें सुरभि और शिल्पी भी सुन रही थी। माँ जी, हमारी देवरानी लाने की सोच रही हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने हमारी राय नहीं ली। तुम तो माँ जी को जानती हो ना कि वो किसी की नहीं सुनती, लेकिन हम तो माँ जी की मदद कर सकते हैं ना। मदद? कैसी मदद दीदी? माँ जी को अपनी तीसरी बहू अनोखी चाहिए, जो हमारे जैसी गंजी तो बिल्कुल ना हो, इसलिए हम माँ जी को एक बेहतर लड़की से मिलवा कर रहेंगे। दोनों ये ठान लेती हैं कि इस घर की तीसरी बहू वो दोनों ही ढूंढ कर लाएंगी और दोनों इस काम में लग जाती हैं। एक रोज जब दोनों बाजार से लौट रही होती हैं तो एक पार्लर के बाहर उन्हें लंबे लहराते बालों में एक सुंदर लड़की नजर आती है, जिसके पीछे दोनों पार्लर में चली जाती हैं और उस लड़की के पार्लर से जाने के बाद पार्लर वाली से उसके बारे में पता करती हैं और फिर अपनी सास से इस बारे में बात करती हैं। वैसे तो तुम दोनों पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, लेकिन लड़की की तस्वीर देखकर मुझे एक बार रिश्ता लेकर तो जाना ही चाहिए। कुछ दिनों बाद रमा रिश्ता लेकर पारुल के घर पहुंचती है, जहां पारुल का सुंदर रूप और जमीन पर लहराते घने बाल उसे बहुत पसंद आते हैं और सारी बातचीत होने के बाद शादी पक्की हो जाती है। शादी की सभी रस्मों में रमा की दोनों गंजी बहुएं नाच गाकर खूब धूम मचाती हैं और जब पारुल का गृह प्रवेश होता है तब भी दोनों नाचने में मगन होती हैं। मेरी देवरानी घर आई हो राम जी, आई है शुभ घड़ी, आज बनी मैं बड़ी, कल तक घर की बहू थी अब हूँ जेठानी। अरे बस भाभी, नाचते नाचते कहीं आप दोनों गिर ना पड़ो। अरे पिंकी, मैं तो कहती हूँ तू भी नाच, इतनी सुंदर भाभी आई है तेरी, अब घर में इन दो गंजियों के अलावा एक लहराते बालों वाली भी नजर आएगी। ऐसा लगता है इन्होंने इससे पहले इतने लंबे बालों वाली किसी लड़की को देखा ही नहीं। सभी खुशी से नाचने लगते हैं तो पारुल उन्हें देखकर हंसने लगती है। अगले दिन सभी बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तभी सीढ़ियों से अपने बालों को लहराते हुए पारुल नीचे आती है और सबकी नजर उस पर ही टिक जाती है। माँ, आज तो नई भाभी की पहली रसोई की रस्म है ना? हाँ भाग्यवान, क्या क्या पकवान बनवाओगी नई बहू से? माँ, मेरी पसंद का पालक पनीर मत भूलना। अरे चिंता मत करो, मुझे अपनी नई बहू पर पूरा भरोसा है। उससे अच्छा खाना तो इसकी जेठानियां भी नहीं बना सकती। मैं तुझे बताती हूँ बहू क्या क्या बनाना है। खाने की बात सुनकर ही पारुल का मुंह बन जाता है। ये देखकर उसका पति आकाश बीच में बोलता है। माँ, कल ही तो पारुल अपने ससुराल आई है,
इतनी जल्दी क्या है पहली रसोई की रस्म के लिए? हाँ माँ जी, अब तो देवरानी जी को चूल्हा चौका देखना है, लेकिन पहले शादी की थकावट दूर होने देते हैं ना। 1 हफ्ता रुक जाइए माँ जी, देवरानी जी घर को अच्छे से जान लें, सब कुछ समझ जाएं, फिर करते हैं ना रस्म। ठीक है, तुम दोनों ही पारुल को ढूंढ कर लाई थी, इसलिए तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तब तक तुम दोनों ही जाकर खाने की तैयारी करो। इस तरह पारुल की भलाई का सोचते हुए 1 हफ्ते के लिए उसकी दोनों जेठानियां उसे पहली रसोई की रस्म से बचा लेती हैं। लेकिन बढ़ते समय के साथ पारुल का असली रूप उसकी जेठानियों के सामने आने लगता है। एक रोज पारुल अपने लिए शॉपिंग करके घर लौटती है तो उसके महंगे सामान को देखकर शिल्पी कहती है, अरे पारुल, ये शैम्पू तो बहुत महंगा है और तुम्हारे बालों के हिसाब से तो ये 1 महीने भी नहीं चलेगा। इससे अच्छा तो तुम बनिया की दुकान से 1 पर 1 फ्री शैम्पू ले आती, पैसे भी बचते और 1 टिकिया भी मिलती। जेठानी जी, आप दोनों को क्या लगता है मेरे इतने सुंदर लंबे और घने बाल ऐसे ही उगाए हैं? अरे इन महंगे तेल शैम्पू का ही कमाल है। अब आप दोनों की तरह सपाट सर तो नहीं है मेरा जो टिकिया से काम चल जाए। वैसे सही है, आप दोनों को तो ये सब चाहिए ही नहीं, उल्टा आपके तो कंघी के पैसे भी बच जाते होंगे। उसे अपना मजाक बनाते देखकर दोनों को बहुत दुख होता है, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए ही वहां से चली जाती है। इसी तरह पारुल दोनों जेठानियों को अपने बालों का घमंड दिखाकर बात बात पर नीचा दिखाया करती। 1 हफ्ते बाद पारुल की पहली रसोई का दिन आता है। सभी घरवाले अपने अपने पसंद के खाने की फरमाइश कर देते हैं। पारुल के बर्ताव को भूलकर उसकी दोनों जेठानियां खाना बनाने में उसकी मदद करती हैं। जब ये दोनों गंजी लगी हैं तो सारा खाना इन्हीं से बनवा लेती हूँ। अब पारुल के लहराते बाल कभी कटी सब्जियों में पड़ते तो कभी चावल में। ये देखकर शिल्पी उसके बालों की चोटी बना देती है। उसके बाद भी पारुल कहती है, उफ, बाल बांधने के बाद भी कितनी गर्मी लग रही है, लेकिन आप लोगों को क्या पता होगा, आप लोगों के तो बाल ही नहीं हैं। दीदी, हम सब कुछ भूल कर भी इसकी मदद करने में लगे हुए, फिर भी हमसे इस तरह बात कर रही है। मुझे लगा था ये बाकी घर वालों से अलग होगी, हमें समझेगी, पर ये तो घमंड में चूर है। खैर, हम काम पर ध्यान देते हैं। पारुल दोनों जेठानियों से बार बार चीजें पूछने लगती है और ऐसा करते हुए सारा खाना दोनों से बनवा लेती है और बहुत ही खुशी खुशी सभी को परोसती है। चलो, खाने में तो कमी निकलने से रही और घर वालों की सारी वाहवाही मुझे मिलेगी। जैसे ही सुरेश दाल मखनी खाता, एक लंबा बाल उसे नजर आता है। ये खाने में बाल भी डाल दिया था क्या बहू? पापा, हो जाता है गलती से, आप बाकी चीजें भी खाइए ना। अब एक एक कर सभी पकवानों में से बाल निकलता है। ये देखकर रमा बहुत गुस्सा होती है और चिल्लाती है, हाय हाय बहू, तूने तो अच्छे खासे खाने का सत्यानाश कर दिया। अरे अपने बालों को पल्लू से ढक नहीं सकती थी तू? रमा पारुल को खूब खरी खोटी सुनाती है, लेकिन पारुल चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाती। आखिर में पारुल से सुना नहीं जाता तो वो कहती है, अरे ये खाना मैंने नहीं, दोनों जेठानियों ने बनाया है, मुझे तो खाना बनाने ही नहीं आता। तभी मैं कहूँ स्वाद तो जाना पहचाना लग रहा है। हे भगवान, यानी जिसे मैं गंजी समझकर ताने देती रही वो तेरी मदद करके भी चुप है, और तुझे अच्छी भली समझा तो तू चालाक और निकम्मी निकली। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, जेठानियों ने मेरी मदद की तो मैंने सारा खाना इनसे बनवा लिया, लेकिन जिन बालों पर मुझे घमंड था उनकी वजह से सब बर्बाद हुआ। बहुओं, तुम दोनों इतनी दयालु हो, मुझे आज पता चला। तुम्हारे गंजेपन के आगे मुझे तुम्हारे बाकी गुण दिखे ही नहीं। मुझे माफ कर दो बहुओं। हाँ जेठानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। आप लोगों ने मेरी हमेशा मदद की और मैंने अपने घमंड में आपको हमेशा नीचा दिखाया। इस घटना के बाद से सभी घरवालों को एहसास होता है कि वो अब तक सुरभि और शिल्पी के गंजेपन के चलते उनके बाकी के गुणों को अनदेखा करते आ रहे थे, जिसके लिए सभी दोनों से माफी मांगते हैं और उन्हें फिर कभी गंजे होने का ताना नहीं देते।